Hello, this is Amit Amresh फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर इंडियन पॉलिटी के ही सेक्शन को आगे लेकर के चल रहे हैं। और लास्ट वीडियो जो था, हालांकि वो वीडियो ये दो पार्ट में हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उसके कारण। तो उन दोनों ही वीडियोस को एक कंटिन्यूटी में आपको देखना है, तो ज़्यादा आपको बेहतर ढंग से बात वो समझ में आएगी। और चर्चा इसी चीज पे हो रही थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स तो है ही, लेकिन फेडरल फीचर्स के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ऐसे भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि यूनिटरी है। यानी कि जिस प्रकार के फीचर्स यूनिटरी है गवर्नमेंट्स में, यानी जिन देशों में यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट है, यानी एकात्मक सरकारें हैं, तो वहां पे जैसे फीचर्स से पाए जाते हैं, तो वैसे भी सारे फीचर्स, यानी बहुत सारे फीचर्स हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। क्योंकि हमारे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम हो रहा था, तो उस स्थिति में ये एक बहुत ही एक बर्निंग इशू था। यानी कि ये एक बहुत ही एक हॉटली डिबेटेड इशू था कि किस प्रकार से इस ये फ्यूजन को लाया जाए, यानी कि आपको ये किस प्रकार से एक हैप्पी सिंथेसिस को लाया जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरलिज्म और यूनिटैरिज्म के बीच में। यानी कि जो वर्तमान परिस्थितियां थी, या जो ये तात्कालिक जो परिस्थितियां थी, या उस समय के जो हमारे ये फाउंडिंग फादर्स थे, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका जैसा यानी विजुअलाइजेशन था कि आगे आने वाले देश में, यानी आगे आने वाले ये समय में भारतवर्ष के अंदर किन किन प्रकार की ये चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और किस प्रकार से एक देश के रूप में इस देश के अस्तित्व को ये बनाए रखना संभव हो सके। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक ये समझा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल फीचर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स की भी जो जरूरत है, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इसकी अनुभूति हुई। उन लोगों ने ऐसा सोचा और बात भी सही थी। मतलब फेडरलिज्म को अगर बहुत ही ज्यादा अगर ये बढ़ावा दिया जाए, तो इसका ये मतलब था कि जो स्टेट्स थी, या जो ये प्रोविंशियल ये गवर्नमेंट्स थी, उनका ज्यादा एम्पावरमेंट करना, यानी उनको ज्यादा ये आपको ये शक्ति प्रदान करना। और इसके साथ साथ अगर यूनिटरी जो फीचर्स होते हैं, अगर इसको ज्यादा ये प्रश्रय दिया जाए, तो इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसको ज्यादा शक्तिशाली बनाना। तो भारतवर्ष की एक बहुत ही अपनी यूनिक हमारा ये कॉन्टेक्स्ट था उस टाइम में, और बाद की भी परिस्थितियों में जो हमारा सोशियो पॉलिटिकल ये कॉन्टेक्स्ट है, ये आज के भी डेट में हमारा यूनिक है। मतलब दोनों ही चीजों की जरूरत थी। एक तो आपको ये डेमोक्रेटिक फिलॉसफी या डेमोक्रेटिक स्पिरिट को भी एक हद तक ये बनाए रखना ये जरूरी था। राज्यों को सशक्तिकरण करना, यानी कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा ये शक्तियां ये प्रदान करना, ये भी एक महत्वपूर्ण ये जरूरत थी हमारे देश की। लेकिन इसके साथ साथ
यानी कि राज्यों को ज्यादा सशक्त बनाने के ये क्रम में आप आप अपने देश की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है, यानी कि हमारे देश की जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, उस पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर ही अगर प्रश्न चिन्ह अगर पैदा होने लगे, यानी कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर ही अगर क्वेश्चन मार्क पैदा होने लगे, यानी कि आप एक तरफ तो राज्यों को आप ज्यादा सशक्त कर रहे हैं, लेकिन राज्यों को ज्यादा सशक्त करने के क्रम में अगर पूरे देश की अगर यूनिटी और इंटीग्रिटी ही ये खतरे में अगर पड़ने लगे, तो फिर वैसी स्थिति में देश का डिवीजन हो सकता है। एक राष्ट्र के रूप में जो अस्तित्व है हमारे देश का, वो ये खतरे में पड़ सकता है। तो उस समय की जैसी वर्तमान परिस्थिति थी, और परिस्थिति का मतलब हुआ कि उस समय की जैसी राजनीतिक स्थिति थी, उस समय की जैसी सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति थी, और उस समय की जैसी आर्थिक स्थिति, तो उन सारे चीजों को ये ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक था और समीचीन भी था और बहुत ही इसेंशियल भी था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स को भी अपनाए जाए और एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना भारतवर्ष में हो सके, जिससे कि हम लोगों का देश यानी भारतवर्ष अपने राजनीतिक अस्तित्व को एक लंबे समय तक वो बनाए रख सके। तो इस चीज की जरूरत को महसूस ये किया गया। तो सिंपली ये बात समझिएगा कि व्हेन यू गो फॉर फेडरलिज्म more and more, then it means that you are increasingly empowering the states or the provinces, and when you are going for that means आप जब यूनिटैरिज्म के अगर फेवर में जाते हैं, इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट मोर एंड मोर स्ट्रांग। आप ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन दोनों के बीच एक हैप्पी सिंथेसिस है हमारे हमारे देश में। हम लोगों ने बहुत सारे फेडरल फीचर्स को भी अपनाया है। हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश में 2 स्तरों पे सरकारें कार्य करती हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन 2 स्तरों की सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी हुआ है। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट ये जुडिशरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक हद तक, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लैक्सिबिलिटी और ये रिजिडिटी के बीच में एक बहुत ही सुंदर यानी कि समन्वय है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमारे कंट्री के अंदर मौजूद है, हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, जो कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कैरेक्टर ये प्रोवाइड करते हैं। फेडरल कैरेक्टर हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं। अब हम लोग इस चीज को, इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कौन कौन से ये फीचर्स ऐसे हैं या ऐसी ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये कौन कौन सी हैं जो कि यूनिटरी गवर्नमेंट के जो फीचर्स होते हैं उसको सपोर्ट करती है। तो 1 बाय 1 हम लोग इसका डिस्कशन ये करेंगे, और आप लोग इन चीजों को देख रहे होंगे कि मैं छोटे से भी छोटे ये टॉपिक के ऊपर बहुत ही ये डिटेल्ड मैनर में मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं, और वीडियोस ये बन रहे हैं, ये ध्यान आप दीजिएगा। तो इसमें पहला यूनिटरी फीचर्स में मैं लिख दे रहा हूं यूनिटरी फीचर्स।
यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि यूनिटरी फीचर्स है। पहला इसमें आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखिए, इसमें इस चीज को समझिए कि जहां पे भी ये फेडरल सिस्टम पाया जाता है जिस भी एक कंट्री में, हम लोग जानते हैं कि वहां एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और इसका ये सबसे ये क्लासिकल एग्जाम्पल वो माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिस्टम को। वहां फेडरलिज्म है, वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक विशेषता किसी भी फेडरल सिस्टम में ये भी होती है कि वहां का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो ज्यादा वो रिजिड होता है, यानी कि कठोर संविधान होता है। कठोर संविधान का यहां पे यही मतलब है कि द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट टू बी इजिली अमेंडेड। यानी कि संविधान के जो प्रावधान हैं एक फेडरल सिस्टम में, एक ऐसी कंट्री में जहां पर कि यानी फेडरल पॉलिटी है, तो वहां के ये संविधान को बहुत ही आसानी के साथ अमेंड नहीं किया जा सकता है। वो इजिली अमेंडेबल वो नहीं होती। और आप यानी कि जितना ज्यादा आप यूनिटरी फीचर्स की तरफ ये जाइएगा, तो वैसे वैसे इसका ये मतलब है कि जिस देश में यूनिटरी एक गवर्नमेंट होती है, जिस भी देश में, और अगर वहां कोई लिखित संविधान है, तो उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को दैट विल बी कंपैरेटिवली वो ज्यादा यानी इजी गोइंग मैनर से उसको अमेंड ये किया जा सकता है। यानी कि जहां पे यूनिटरी सरकारें होती हैं या जहां पे यूनिटरी व्यवस्था काम कर रही है ये गवर्नेंस की, तो वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं दे आर इजिली अमेंडेबल। आसानी से, मतलब वो ज्यादा वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से उसमें अमेंडमेंट्स को किया जा सकता है। और जहां पे ज्यादा ये प्रपोर्शन में फेडरल फीचर्स होते हैं, जिस देश में जहां पर कि फेडरलिज्म है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता है। अब आप देखिए भारतवर्ष में एक वीडियो हमने इसके ऊपर बनाया था, ये थोड़ा बहुत आप भी ये जानते होंगे। हमारे देश में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक निश्चित प्रकार की रिजिडिटी भी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक निश्चित हद तक फ्लैक्सिबिलिटी भी। यानी रिजिडिटी और फ्लैक्सिबिलिटी का एक हैप्पी सिंथेसिस है, एक समन्वय है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे भाग ऐसे हैं जिनको कि बहुत ही आसानी के साथ उसके अंदर अमेंडमेंट्स को ये किया जा सकता है। और कुछ अमेंडमेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन अमेंडमेंट्स को अमेंडमेंट्स ये समझा भी नहीं जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत उन अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी नहीं माना जाता है। यानी हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, वो संसद है, वो संसद जिस प्रकार से वो सामान्य कानून बनाती है, यानी पार्लियामेंट के अंदर हम लोग जानते हैं कि कानून बनते हैं बहुत सारे, तो जो उसकी नॉर्मल जो लॉ मेकिंग की ये प्रक्रिया है,
उसी ये प्रक्रिया को अपनाते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन को किया जा सकता है, संशोधन को लाया जा सकता है। फिर हमने बताया था कि संविधान के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जैसे कि अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है। एक तो ये है कि भारतीय संविधान के ऐसे बहुत सारे आपको ये प्रावधान है जिनको कि सिंपल मेजोरिटी से हमारे देश की पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी से। जिस प्रकार से नॉर्मल ये लॉज बनाए जाते हैं, सामान्य कानून बनाए जाते हैं, उसी प्रकार की ये प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारी पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट को ला सकती है। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य के नाम को बदलना, जैसे मान लीजिए कि जो राज्यों की ये बाउंड्रीज हैं, जो उनका जियोग्राफिकल स्ट्रेच है, उसमें ये किसी प्रकार का परिवर्तन लाना, कि दो राज्यों को एक साथ मिला देना, या एक राज्य को बाइफर्केट या ट्राइफर्केट कर देना। ठीक है, कि जो स्टेट्स है उनकी जो कि बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को रीडिफाइन करना, इसके लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है। यूनियन पार्लियामेंट जो है वो सक्षम है, कि राज्यों के ये कंट्रोल में ही नहीं है। कि अब जैसे मान लीजिए कि बिहार अगर कि यूनियन आपको कि यूनियन जो गवर्नमेंट है, ये केंद्र सरकार जो है, अगर मान लीजिए कि डिसाइड कर लिया कि बिहार जो राज्य है उस राज्य का नाम जो है वो बिहार नहीं रहेगा, कुछ और रखा जाएगा। अब मान लीजिए कि बिहार के लोग अगर उसका ये विरोध कर रहे हैं, या बिहार में जो यहाँ की जो राज्य स्तर की जो ये विधायिका है वो उसका विरोध कर रही है कि नहीं, हमारे राज्य का नाम ये नहीं बदलाना चाहिए, तो टेक्निकल सेंस में देखा जाए तो राज्य इसमें ये कुछ नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि जो राज्य की विधानसभा जो है वो इससे संबंधित एक प्रस्ताव पास कर सकती है कि नहीं, बिहार राज्य का नाम जो है वो कि नहीं बदलना चाहिए। इससे संबंधित एक वो प्रस्ताव को पास कर सकती है, वो केंद्र सरकार को भेज सकती है। अब उसको मानना या नहीं मानना ये सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मान लीजिए कि सेंट्रल जो कैबिनेट है, वो कैबिनेट ने अगर इस ये प्रपोजल को पास कर दिया कि नहीं, बिहार राज्य का नाम बदल करके कुछ कि अन्य इसका नाम रख दिया जाए, तो अगर ये कैबिनेट से वो ये प्रपोजल पास हो गया, तो फिर जो ये केंद्रीय सरकार है उससे संबंधित एक बिल को एक विधेयक को, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट का विधेयक होगा, उस विधेयक को केंद्रीय सरकार वो लाएगी वो पार्लियामेंट में, और लोकसभा और ये राज्यसभा से उस बिल को ये पास करवा करके, और प्रेसिडेंट का जब सिग्नेचर उस ये बिल के ऊपर वो लग जाएगा, तो वो बिल एक्ट के रूप में अधिनियम के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। और जिस दिन ये प्रेसिडेंट का सिग्नेचर उसके ऊपर लगेगा, उस दिन से बिहार का राज्य कि बिहार राज्य का नाम जो है ये बदल गया। राज्यों की बात ये नहीं सुनी जाएगी इसमें। अगर मान लीजिए कि कोई लोगों के स्तर पे अगर कोई विरोध हो रहा है, तो वो पॉलिटिकल ये प्रोटेस्ट हो सकता है, कंपेल नहीं किया जा सकता सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके मन में जो आएगा, या कैबिनेट से जैसा ये प्रपोजल ये पास हुआ उसके हिसाब से वो बिल लाएगी, पार्लियामेंट से बिल को पास करवा लेगी, और कम से कम कि लोकसभा से तो पास करवा ही लेगी। तो लोकसभा से इसलिए पास करवा लेगी
क्योंकि लोकसभा में उसका ये बहुमत है, इसीलिए तो वो सरकार में है, तो लोकसभा से पास करवा लेगी। और अगर आप मान लीजिए कि राज्यसभा में अगर उस सरकार का बहुमत है तो इजीली पास हो जाएगा राज्यसभा से। अगर बहुमत ये नहीं भी है तो ये फ्लोर मैनेजमेंट का आजकल ये टाइप है, उस बिल के ये सपोर्ट में वो लोगों को यानी कि गैल्वेनाइज करेगी, यानी राज्यसभा के ये सदस्यों को। और अगर उसने राज्यसभा से भी ये पास करवा लिया तो बिल एक्ट बन जाएगा, राज्य का नाम ये बदल जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का जो ये संशोधन होगा ये यानी कि नॉर्मल मेजोरिटी से हो जाएगी। यानी कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, जिस प्रकार से नॉर्मल बिल को पास करवाती है पार्लियामेंट में, ठीक उसी प्रकार से जो यूनियन पार्लियामेंट है वो इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे ये प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कि सिंपल मेजोरिटी से पास करवाया जा सकता है। यानी कि इस प्रकार के ये प्रावधानों में कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है। कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनमें कि संशोधन को लाने के लिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित किसी प्रावधान में अगर संशोधन लाना है, जैसे कि डायरेक्टिव या प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित ये प्रावधान में अगर कोई संशोधन लाना है, तो इससे संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से ये पास करना होगा यूनियन पार्लियामेंट। अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जा रहा है तो संशोधित हो जाएगा संविधान। और भारतीय संविधान के एक तीसरा ये प्रोसेस है संशोधन करने का, जो कि कंपैरेटिवली वो ज्यादा वो टफर है, ज्यादा वो ये टफ है कि ऐसे ये कुछ प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, खास करके वैसे ये प्रावधान जो कि सेंटर स्टेट के बीच रिलेशन को अफेक्ट करने वाले ये प्रावधान हैं। यानी कि भारतवर्ष में फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले जो प्रावधान है, खास करके 7th शेड्यूल से जो जुड़े हुए जो मामले हैं, तो उनको संशोधित करने के लिए आपको यूनियन पार्लियामेंट से उस बिल को यानी स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना होगा। और उसके साथ साथ कम से कम यानी आधे राज्यों से, यानी भारतवर्ष के यूनियन में जितने भी राज्य हैं उनमें से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसको अनुमोदित करवाना होगा, यानी वहां से भी ये पास करवाना होगा। तो अगर ये चीज हो जाती है तो यानी कि उस प्रकार के ये प्रावधानों में आपको अमेंडमेंट होता है। तो हम लोगों ने इस चीज को देखा कि भारतीय संविधान में there are many things, that means there are many features of our constitution which could be very easily amended by the union parliament, यानी यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा बहुत ही आसानी के साथ उसको अमेंड किया जा सकता है। जस्ट लाइक यानी जिस प्रकार से कि यूनियन पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ in the same manner the constitution, that means many provisions of our constitution can be amended in the same manner, उसी तरीके से अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से। तो भारतीय संविधान को संशोधित करने के लिए जो ये फ्लैक्सिबिलिटी जो पाई गई है, ये यानी कि बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको कि बहुत ही आसानी के साथ ये संशोधित ये किया जा सकता है। तो ये वाला जो फीचर है
यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी पाई जा रही है एक निश्चित हद तक, ये जो फीचर है ये यूनिटरी फीचर है। क्योंकि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि आप जितना ज्यादा फेडरल फीचर्स को प्रोमिनेंस देते चले जाओगे उतना ही ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होते चला जाएगा। और जितना ही ज्यादा आप यूनिटरी फीचर्स को प्रोमिनेंस देते चले जाओगे, यानी उसको ये प्रेसिडेंस आप ये देते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फ्लेक्सिबल होते चला जाएगा। तो चूंकि भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे भारतीय संविधान के ऐसे बहुत सारे ये प्रावधान हैं which can be very easily amended by the Union Parliament. So that's why to that very extent our constitution is flexible enough, यानी कि पर्याप्त रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, which shows that, जो कि इस चीज को दर्शाता है कि that we have the characteristics of unitarianism too in our constitution. Then I think that you would be able to understand what I have said you, what I have explained before you about the meaning of the flexibility of the constitution. ये पहला यूनिटरी फीचर हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, यानी कि दो दो फीचर को हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हम लोग यानी कि ये चलेंगे। दूसरा जो है मोर पावर विद द सेंटर। मोर पावर विद द सेंटर, तो यहां पे ये मतलब है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एज यू नो इट वेरी वेल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, यू नो, यानी संविधान जो है किसी भी फेडरल सिस्टम में संविधान ये खुद ही शक्तियों का बंटवारा करता है, यानी कि पावर का डिवीजन जो है वो करता है सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। एंड टू फैसिलिटेट दिस वेरी थिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव, यानी all these provisions have been given in the 7th schedule of our constitution. भारतवर्ष की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंधों से बीच जो भी ये प्रावधान है, जो भी ये प्रोविजंस है, या जो भी ये यानी कि व्यवस्था दी गई है, उन सारी ये व्यवस्थाओं का उल्लेख जो है वो 7th शेड्यूल, यानी कि 7वीं अनुसूची। अब हम लोग यहाँ पे इस चीज को देखेंगे, मतलब यानी कि जब डिटेल ये क्लासेस होंगी इससे संबंधित ये चैप्टर में, तो मैं हर एक चीज को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में आपको बताऊं। लेकिन आप ये ब्रॉडली समझिए कि सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप्स होती हैं, उन रिलेशनशिप्स के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसमें आपको सेंटर और स्टेट के बीच लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, यानी कि विधायी संबंध, सेंटर और स्टेट के बीच एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में कार्यकारी संबंध, या इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप भी आप ये बोल सकते हैं। सेंटर और स्टेट के बीच में जो प्रशासनिक संबंध होते हैं उसकी बात हो रही है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली सेंटर और स्टेट के बीच एक और आयाम होता है, सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप होती है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम होता है, ये पहलू होता है जिसको हम लोग फाइनेंशियल रिलेशनशिप बोलते हैं। यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच के वित्तीय संबंध,
इसके ऊपर तो एक बहुत ही शानदार ये चैप्टर आपको आगे ये पढ़ने को मिलेगा, हम आपको ये पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स से भी वो ओवरलैप करता है, पब्लिक फिनांस में खास करके इन चीजों को पढ़ते हैं। या जो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है, या केंद्र और ये राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध होते हैं, इससे संबंधित जो सवाल है वो सवाल एग्जाम्स में भी ये बहुत सारे ये पूछे जाते हैं। वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल की जो यानी कि सर्विस या कमीशंस के जो एग्जाम्स हैं, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको एसएससी में भी आते हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो सेंटर और स्टेट के बीच लेजिस्लेटिव रिलेशन भी होता है, एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप भी है। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच जितने भी प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं उनको ब्रॉडली जो है वो 3 डायमेंशंस में हम लोग उसको पढ़ते हैं। अब आप देखिए कि सामान्य तौर पे अगर कोई फेडरल सिस्टम होता है तो उस ये फेडरल सिस्टम में सामान्य तौर पे जो राज्य सरकारें होती हैं, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अच्छे खासे ढंग से, यानी कि पूरा ये भर करके जिसको बोलते हैं, उनको एम्पावर्ड, यानी उनका एम्पावरमेंट, खास करके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जो होती है वो की गई होती है। यानी कि राज्यों के पास भी कम अधिकार नहीं होते केंद्र की तुलना में। जैसे आप अमेरिका में ये चले जाइए तो अमेरिका में विशुद्ध रूप से एक जो ये क्लासिकल ये फेडरल सिस्टम के आधार पे वहां की व्यवस्था काम करती है। तो आप देखिएगा कि बहुत सारे मामलों में, यानी कि वहां की ये फेडरल गवर्नमेंट और जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स, 50 स्टेट्स हैं वहां पे अमेरिका में, तो हर एक स्टेट के स्तर पे जो सरकारें या जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो भी they are amply empowered and vested with ample authority to deal with their respective matters। यानी कि राज्य भी जो होती हैं वो शक्तिशाली होती है। शक्तिशाली का ये मतलब हुआ कि फाइनेंशियल टर्म्स में भी, फाइनेंशियल टर्म्स का ये मतलब हुआ कि उनके भी पास अच्छे खासे विषयों के ऊपर टैक्सेशन का पावर होता है। यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है ना, उनके भी पास ये रिसोर्सेस होती हैं जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल जरूरतों के लिए, यानी कि वित्तीय जरूरतों के लिए वो आश्रित ना हो वहां के ये फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि वहां की आपको ये केंद्रीय सरकार पे, उनके लिए भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस उपलब्ध हो, पर्याप्त रूप से उनको भी ये टैक्सेशन का पावर ये दिया जाए। ये और आजकल के ये संदर्भ में ये जो पावर है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल। भारतवर्ष में आप देख लीजिए तो भारतवर्ष में ये ठीक है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये प्रशासनिक मामलों में और विधायी मामलों में केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये ध्यान से समझिएगा। यानी स्टेट लिस्ट आपको राज्यों के लिए, यूनियन लिस्ट जो है वो आपको ये केंद्र के लिए। तो विधायी शक्तियों के मामलों में, और चूंकि जो विधायी शक्तियां होती हैं वही कानूनी शक्ति प्रदान करती है किसको, यानी कि आपको एग्जीक्यूटिव को। इसको आप ऐसे समझिए कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो हमेशा अपने अपने लीगल अथॉरिटी को वो डिराइव करता है, वो कहां से लेता है, वो कहां से
तो किसी ना किसी एक कानून से। आप इस चीज को समझिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि इस ये छपरा शहर के ये डीएम साहब हैं। तो डीएम साहब, आप लोग सुनते होंगे कि ये ऑर्डर ये पास हो गया है, यानी कि डीएम ने ये ऑर्डर ये निकाला है। जैसे अभी अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि डीएम साहब ने ये ऑर्डर निकाला है कि एक ऑर्डर ये जारी हुआ है डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से डीएम साहब के यानी कि नाम से और उनके ये सिग्नेचर से कि ये कड़ाके की ये ठंड के कारण, यानी कि ड्यू टू इंक्लेमेंट वेदर कंडीशंस, और 8वीं तक की जो क्लास है, बच्चों की जो क्लासेस है, ये पोस्टपोन रहेंगी 19 या 20 तारीख तक ऐसे ही है। अब आप थोड़ा यह सोचिए, ये सीखने वाली बात है। ये ऐसा थोड़ी है कि ये डीएम साहब के ये यानी कि मन में आ गया और आर्बिट्री मैनर में, यानी उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा हुई और उस व्यक्तिगत इच्छा के यानी कि परिणाम स्वरूप डीएम साहब ने स्कूलों को बंद कर दिया। ये ऐसा नहीं पॉसिबल है। देखिए, पावर और अथॉरिटी में अंतर होता है। पावर का ये मतलब होता है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये पावर और अथॉरिटी में अंतर है। पावर एक बहुत ही जनरल टर्म है और खास करके सोशियोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। पावर का ये मतलब हुआ कि एक ऐसी स्थिति या एक ऐसी अवस्था जिसमें कि मैं अपनी किसी बात को दूसरे से, अगर उसकी इच्छा ना भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी बात को मनवा पाने में अगर सक्षम हूं, तो ये मेरा ये पावर है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही हार्डकोर ये क्रिमिनल है और उसने किसी को ये फोन कर दिया कि देखिए आज आप ये घर से बाहर आप ये ना निकलेंगे, और आप अगर निकलिएगा तो आपके साथ ये कुछ भी हो सकता है। उस व्यक्ति के अंदर ये डर समा गया, वो घर से नहीं निकला। ये उस क्रिमिनल का ये पावर है कि उस व्यक्ति की इच्छा के ना होने के बावजूद भी उसने अपनी बात को मनवा लिया। अब डीएम साहब ने भी अगर ये बोल दिया, आप मतलब इसको थोड़ा कंपेयर कीजिए। डीएम साहब ने भी अगर ये बोल दिया कि नहीं 18 तारीख तक ये बच्चे जो है वो स्कूल ये नहीं जाएंगे, या मान लीजिए कि 144 ये धारा ये लागू होती है, आप लोग भी सुनते होंगे, उसमें ये ऑर्डर निकाला जाता है कि डीएम साहब का ये ऑर्डर निकला है, उनका उनका ये ऑर्डर है, यानी कि सरकार का ये ऑर्डर है कि जिले में यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 144 सेक्शन 144 वो इन्फोर्स्ड है, और यानी कि लोग एक वो समूह के रूप में वो इकट्ठे नहीं होंगे। या मान लीजिए कि डीएम साहब ने किसी कारणवश कर्फ्यू लगा दिया आपको डिस्ट्रिक्ट में, तो कर्फ्यू की भी स्थिति में लोगों का जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो बाहर नहीं निकलेंगे। अब इन दोनों स्थितियों की तुलना की, यानी एक तरफ तो एक वह क्रिमिनल, उसने एक को हड़का दिया कि बाहर नहीं निकलेगा, तो वो भी नहीं निकला। दूसरी तरफ ये डीएम साहब ने भी एक कर्फ्यू लगा दिया और इसके भी कारण लोग ये बाहर नहीं निकले। दोनों के बीच अंतर क्या है? जो क्रिमिनल है वो अपने रॉ पावर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो डीएम साहब हैं वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अथॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं ये प्राधिकार, और अथॉरिटी का यही मतलब हुआ कि एनी लॉफुल पावर, यानी ऐसा कोई पावर, ऐसी कोई शक्ति जिसके कि पीछे किसी एक कानून का फोर्स हो,
यानी कि डीएम साहब ने जो ये कर्फ्यू लगाया या सेक्शन 144 के तहत वो लिखा ही होता है। तो जो सीआरपीसी की ये सेक्शन 144 है, जो धारा 144 है, वो धारा 144 ही डीएम साहब को ये शक्ति प्रदान करता है कि अगर उस प्रकार की परिस्थिति ये जनित हो तो वैसी स्थिति में आप निषेधाज्ञा को लागू ये कर सकते हैं। लेकिन डीएम साहब की आंसरेबिलिटी है, डीएम साहब ने जो भी डिसीजन लिया है उस डिसीजन के प्रति इनकी अकाउंटेबिलिटी है, इनका उत्तरदायित्व है। ये मनमाने पूर्ण ढंग से अपने कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी कारणवश अगर इनके इस ऑर्डर को ये कोर्ट में, लॉ कोर्ट्स में अगर ये चैलेंज किया जा रहा है तो फिर ये डीएम साहब को अपने आप को, अपने एक्शन को डिफेंड करना होगा ये लॉ कोर्ट में कि मैंने ये किन किन परिस्थितियों में या किन किन चीजों के मद्देनजर हमने ये ऑर्डर ये पास किया जिससे कि लोगों के यानी अधिकारों का उल्लंघन हुआ या लोगों को कन्फाइन किया गया उनके अपने ये घरों में। अगर डीएम साहब अपने अपने ऑर्डर के यानी अपने उस आदेश के रीजनेबलनेस को यानी कि उसकी तर्कसंगतता को अगर वो सिद्ध ना कर सके अगर ये लॉ कोर्ट में, तो फिर लॉ कोर्ट जो है डीएम साहब के ऊपर ये कार्रवाई कर सकता है। मनमाने पूर्ण ढंग से वो अपनी ऑथोरिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक वो क्रिमिनल जो है, चूंकि वहां पे उसका जो पावर है वो एक रॉ पावर है, वो दबंगई पे आधारित है, उसके पीछे किसी भी एक कानून का, किसी भी लॉ का फोर्स नहीं है। तो हमेशा अगर आपसे कोई पूछे कि ऑथोरिटी क्या होती है, तो एनी पावर, ये ध्यान से आप सुनिएगा, एक लाइन में हो जाएगा, एनी पावर विच इज बैक्ड बाय एनी लॉ, यानी ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई पावर जिसको कि कोई कानून ये बैक कर रहा हो, जिसके पीछे किसी ना किसी एक कानून का ये सपोर्ट हो, उस कानून के प्रावधानों के तहत ही अगर वो शक्ति है तो यानी उस प्रकार की शक्ति को हम लोग ऑथोरिटी बोलते हैं, प्राधिकार बोलते हैं। और जहां पे भी ऑथोरिटी होती है, जहां पे भी ऑथोरिटी होती है वहां अकाउंटेबिलिटी भी होती है, यानी उत्तरदायित्व भी होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति किसी भी ऑथोरिटी को अगर एक्सरसाइज कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, तो वो अपने वो कार्यों के लिए वो अकाउंटेबल भी होता है। तो यहां पे ये चर्चा हो रही थी कि ये केंद्र और ये राज्य के बीच में जो ये सब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो भी रिलेशनशिप्स हैं ये वेल डिफाइंड है और एक प्रकार का ये संतुलन रखा गया है शक्तियों के विभाजन में। लेकिन फाइनेंशियल रिलेशन में जब आप आइएगा, यानी आर्थिक शक्तियों का बंटवारा ही भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच में आर्थिक शक्तियों का बंटवारा ही इस ढंग से आपको यानी कि किया गया है, इस ढंग से किया गया है जिससे कि आर्थिक रूप से जो ये केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा यानी कि मजबूत रहे, यानी भारतवर्ष में ज्यादा वित्तीय अधिकार जो है, वित्तीय संसाधनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अधिकार या अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो टैक्सेशन का पावर है वो टैक्सेशन का
जो पावर है, जो यानी अधिक जो वित्तीय अधिकार है, ये आपको ये केंद्रीय सरकार को दिए गए, और उनकी तुलना में राज्य सरकारों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है और ज्यादा वित्तीय अधिकार ये प्रदान नहीं किए गए, जिसके के कारण आर्थिक मामलों में, अधिकतर मामलों में आर्थिक दृष्टिकोण से अधिकतर जो राज्य सरकारें हैं, वो राज्य सरकारें अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो ज्यादा वो यानी कि वो निर्भर हो जाती हैं वो केंद्र के ऊपर। तो आप समझ रहे हैं ना बात को। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मामलों में यानी कि वेल डिफाइंड है, यानी कि अच्छा खासा पावर ये राज्यों को भी दिया गया है, केंद्र को भी दिया गया है, लेकिन वित्तीय मामलों में एक प्रकार का जानबूझ करके असंतुलन बनाया गया है। वो इस कारण बनाया गया है भारतवर्ष में, यानी आर्थिक रूप से केंद्रीय सरकार को इसलिए मजबूत रखा गया है जिससे कि भारतवर्ष के अंदर राज्य जो है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए आर्थिक रूप से। हालांकि फेडरलिज्म का जो ट्रू स्पिरिट है, कोऑपरेटिव या फेडरलिज्म का जो ट्रू स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अगेंस्ट में ये चीज जाती है, लेकिन फिर भी जो देश की राजनीतिक जरूरत है, जो हमारे देश के अंदर जो हमारा जो यानी कि ओवरऑल इन्वायरमेंट है, जो पॉलिटिकल और सोशल इन्वायरमेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए ये जरूरी समझा गया कि केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत बनाया जाए, यानी कि कम से कम आर्थिक मामलों में, जिससे कि भारतवर्ष के अंदर जो भिन्न भिन्न राज्य हैं वो बहुत ज्यादा मनमानी वो ना कर सके, और उन राज्यों के अंदर जो विघटनकारी जो शक्तियां होती हैं, जो जो यानी कि सेक्शनिस्ट जो फोर्सेस हैं या जो डिविजनरी फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस ये ज्यादा ये यानी कि प्रबल ना हो जाए, जिससे कि भारतवर्ष के अस्तित्व के ऊपर ही ये खतरा मंडराने लगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ ज्यादा ये पावरफुल बनाया गया है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और ये यूनिटरी फीचर है। तो आज हम लोगों ने दो यूनिटरी फीचर्स को ये डिस्कस किया, और आशा है आप लोगों ने हमारी बात को ये समझी होगी, और जो कुछ भी पढ़ाई हो रही है उसको आप कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बुक, और खास करके आजकल के टाइम में एम लक्ष्मीकांत के ही यानी बुक को लोग ये प्रेफर करते हैं, और अच्छी बुक है, आप उसको ये पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारी बातें आपको ये समझ में आएंगी, निश्चित रूप से समझ में आएंगी। अगले टाइम से हम लोग एक कोऑर्डिनेशन में अब इकोनॉमिक्स के भी ये वीडियोस ये जाएंगे। थोड़ा इधर ये समय काफी मतलब यानी कि विपरीत ये मौसम की जो परिस्थितियां थी उसके कारण कुछ डिसकंटिन्यूटी आई है। तो इकोनॉमिक्स भी अब जाएगा धीरे धीरे, मैं हर एक चीज को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में मैं आगे ये लेकर के ये चल रहा। आशा है आप लोग ये पढ़ रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा यानी हर एक लेक्चर के अंत में आकर के ये जरूर बोलता हूँ कि अपने आप को इस ढंग से ये रखना, क्योंकि ये बात ये सही है। मतलब किसी भी चीज के आपको ये जिज्ञासा का होना आपके अंदर ये काफी ये जरूरी है। अगर जिज्ञासा ही नहीं है आपके अंदर, या आपने अपने आप को एक ऐसे ये मटके के रूप में ये बना रखा है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई मटका है, ये पानी का मटका है, और अगर उसमें ये छेद है,
यानी कि उसके उसके नीचे से एक होल है, ये छेद। अब उसमें ये कितने पानी को भरा जा सकता है? तो आप उसमें ये समुद्र का भी पानी डाल दो, चाहे ये जितना मन करे ये पानी डाल दो, क्योंकि उसमें होल है, उसमें ये छेद है, पानी उसमें ये ठहरेगा नहीं। हाँ, मटके को ये जरूर लगेगा कि पानी आ रहा है, लेकिन जिस गति से आ रहा है उसी गति से उसमें से ये जा भी रहा है। तो किसी भी ये मटके के अंदर हालांकि ये छेद का तो होना जरूरी है। अब बात ये है कि वो छेद है क्या, ऊपर है कि नीचे, जहां होना चाहिए वहां है कि जहां नहीं होना चाहिए वहां है। तो अगर वो नीचे है यानी उसके ये तल में है, जहां की नहीं होना चाहिए, तो फिर वो मटका जो है वो कुछ रख ही नहीं पाएगा अपने अंदर। और अगर मान लीजिए कि ये छेद है ही नहीं अगर उस मटके के अंदर, तो फिर वो मटका किस काम का? पानी ऊपर से डालिएगा, सब पानी इधर उधर से वो बह गया, निकल गया। तो ये छेद का यानी होल का होना जरूरी है, और सही जगह पे होना जरूरी है। अगर हम लोग भी अगर अपने जीवन में, हर एक मनुष्य एक वो मटका भी है, उसकी ये तुलना की गई है। हम लोग अपने जीवन में अगर अगर हम लोग एक ऐसे ये मटके की भांति बने हुए हैं जिसके नीचे छेद है। नीचे छेद होने का ये अर्थ है कि हम लोगों ने अपने आप के अंदर चीजों को फिल्टर्ड करके रखने के लिए अगर उचित स्थान ये नहीं बनाया हुआ है, तो फिर संसार का सारा ये ज्ञान भी, खुद ये ब्रह्मा जी भी आकर के चीजों को अगर समझाए, तो कोई बात ये पल्ले पड़ने वाली नहीं। इधर से जाएगा यानी इधर से आएगा और इधर से जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो जो होल जो होता है हम लोगों के अंदर, जानते हैं क्या होता है? हम लोगों का घमंड, हम लोगों का इग्नोरेंस, वही होल है। वही वही वो चीज है जो कि, यानी वही वो छिद्र है जो कि आपके अंदर अच्छी चीजों को वो रुकने 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 नहीं देता है। हमारा जो इग्नोरेंस है, हम जो अनकॉन्शियस हो गए हमारे जीवन में, हमारे अंदर जो चेतनता का अभाव हो गया है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और सुबह हुआ, फिर शाम हुई, फिर खाना खाए, इधर उधर ये फोन वोन देखा, इधर उधर घूमा फिरा, फिर सो गए, फिर अगले दिन सुबह हुई, फिर वही कहानी, फिर वही कहानी, फिर वही कहानी। तो ये चीजें तो आ रही हैं, कुछ रुक नहीं रहा आपके अंदर। तो कोशिश यही करना है कि जो छिद्र जो है वो उचित जगह पे रहे, यानी उसका ये मतलब है कि आप डिजर्व करें, खुद को ये तैयार रखें, आपके अंदर एस्पिरेशन हो, आपके अंदर इस चीज को लेकर के यानी कि जिज्ञासा हो, क्योंकि जिज्ञासा ही वो महत्वपूर्ण चीज है जो कि, या इसको इस रूप में हम बोले कि ये प्यास ही वो चीज है जो कि आपको पानी तक लेके वो जाएगा। प्यास अगर नहीं है तो फिर पानी अगर है भी तो फिर उसका कुछ आपके लिए यूज नहीं है। आप उसको ये पिएंगे नहीं, हाथ पैर ये धोने में इधर उधर उसको बर्बाद कर देंगे, फेंक देंगे। तो ये चीजें तो मौजूद हैं, ज्ञान की बहुत सारी ये चीजें मौजूद हैं। बात है कि अपने आप को खुला छोड़ने की, और बात है उन सारे चीजों को अपने अंदर ये लेने की, उस पे सोचने की, मनन करने की, और फिर ये कार्य करने की।
तो आशा है आप लोगों ने आज के क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। और अब ये टाइम हो चला है, आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका आपका धन्यवाद। और और आशा है आप लोग ये पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम ये ख़त्म कर रहे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।